हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं हाइड्रोजन का ग्रॉस स्ट्रक्चर और फाइनाइट मास करेक्शन। दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, एक करूंगा ग्रॉस स्ट्रक्चर और एक फाइनाइट मास करेक्शन। ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या होगा, जो तुम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है शायद, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर -1 अपॉन एन आई स्क्वायर। हो सकता है मेरे बोलने से कुछ लोगों को याद आ रहा हो, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो जब मैं इसको लिखूंगा तब याद आ जाएगा। 12वीं क्लास में भी तुमने पढ़ा हुआ है ये, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं पढ़ा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी इसके पीछे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कुछ पॉइंट्स लिखूंगा जो इसमें कंसिडर होते हैं, उसके बाद क्या क्या कहानी चल रही है वो हम देखेंगे। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का ग्रॉस स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। तो भाई हाइड्रोजन एटम की जब मैं बात करूं तो यहां पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके आउटर शेल में चक्कर मार रहा है। ये हम कहानी कंसीडर करते हैं, है ना। तो हमने कुछ ऐसा बना लिया कि यहाँ पर हमारे पास ये एक एटम है और इस एटम के अंदर ये क्या है, एक न्यूक्लियस है और यहाँ से ये इसको रेडियस मिल गई और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ चक्कर मार रहा है। जब हम ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्रॉस स्ट्रक्चर में केवल और केवल हम वो एनर्जी कंसीडर करते हैं जिसका लार्ज पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि एनर्जी का वो पार्ट जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, केवल हम उसी को कंसीडर करते हैं, पूरे को कंसीडर नहीं करते। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वी ओनली इंक्लूड लार्ज एनर्जी कंट्रीब्यूशन। तो मैं यहां लिख देता हूं पहला कि ग्रॉस स्ट्रक्चर जो है, ग्रॉस स्ट्रक्चर यहां जो लिखा हुआ है वर्ड ग्रॉस स्ट्रक्चर, तो उस ग्रॉस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? ग्रॉस स्ट्रक्चर का मीनिंग है ओनली कंसीडर एनर्जी विद लार्ज कंट्रीब्यूशन, जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है केवल उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो एनर्जी जो है इसमें जो भी पार्टिसिपेट कर रही है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है इसके और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर मार रहा है, जो हमने बात करी। यदि हम ये मान लें कि जो न्यूक्लियस है उसका मास जो है वो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट मास है, इसका मतलब बहुत भारी हो गया, और बहुत भारी हो गया तो इसका मतलब वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो वो रेस्ट में रहेगा, तो जब हम इसका हैमिल्टोनियन मतलब इसकी जो एनर्जी जो टोटल कंसिडर करते हैं वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर। ठीक है, तो दूसरी चीज हम यहां पर क्या कंसिडर करके चलते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट। मास ऑफ न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट, ये वर्ड याद रखना मेरा कि यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का मास हम इनफाइनाइट कंसिडर कर रहे हैं। इनफाइनाइट मास कंसिडर करने से क्या होगा, न्यूक्लियस किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो हैंस न्यूक्लियस रिमेन्स इन रेस्ट। तो न्यूक्लियस किसके अंदर रहेगा, रेस्ट के अंदर रहेगा। तो इसका जो टोटल हैमिल्टोनियन बनेगा, हैंस टोटल हैमिल्टोनियन इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इसका टोटल हैमिल्टोनियन। मेरे समझ में यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। उस हैमिल्टोनियन जो है उसको मैं लिख देता हूं H0 से। तो ये जो हैमिल्टोनियन है इसको मैंने लिख दिया H0 से। तो ये किसके बराबर है, ये है बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं किसके टर्म्स में लिखूं, मोमेंटम के टर्म में, तो मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, m²/2m। और यहाँ पर जो मास ले रहे हैं हम, मास किसका ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, तो वो क्या लिखा जाएगा, KZe। ये तो न्यूक्लियस का मास हो गया, एक न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से ये बनेगा p²/2m - KZe² अपॉन r, जहां z क्या है, z है प्रोटॉन नंबर। z क्या है, z है प्रोटॉन नंबर। जो भी आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम ले रहे हैं तो उसका क्या हो गया, वो प्रोटॉन नंबर हो गया। ठीक है, तो यहां तक हमने इसका क्या लिख लिया, ये हैमिल्टन लिख लिया। अब हम यूज करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। तो यूजिंग
यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, TISE, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ TISE। TISE का मतलब है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे H0 साई, ये हो जाएगा En साई, ऐसे ही लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल साई, डेल स्क्वायर साई प्लस V नॉट साई इक्वल्स टू E0 साई, और वो जो पूरा पार्ट है जो LHS वाला होता है उसको क्या लिखते हैं, H0 लिखते हैं, यानी कि हैमिल्टोनियन लिखते हैं। तो यहाँ आ गया। अब यहाँ En जो है, En, ये जो En है, इस En की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, En की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो होती है माइनस ये me पावर 4 अपॉन 2h कट स्क्वायर, और ये होता है z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब सवाल ये है कि साहब ये कहानी कहाँ से आ रही है। अब इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो आपने एक थ्योरी पढ़ी है, बोहर्स थ्योरी। तो बोहर्स थ्योरी में आप लोगों ने, बोहर्स थ्योरी जो आपने पढ़ी है 12th क्लास में बात कर रहा हूँ, और आपने अपनी ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है। तो हमारे पास जो बोहर्स थ्योरी है, बोहर्स थ्योरी, उसमें हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है सर्किल में चक्कर मार रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और एक कूलम फोर्स लग जाएगा। तो वो कूलम फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वैल्यू बनेगी kZe स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन R। यहां से हम Rn की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, Rn की। अब ये पूरा मैनिपुलेट करके हम निकालते हैं। तो यहां से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आती है। वो वैल्यू क्या आती है, वो आती है हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर, ये h स्क्वायर के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, अपॉन ये आता है पाई एम जेड और e स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या आता है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको हम अलग करके लिखते हैं। अलग करके कैसे लिखते हैं, ये n स्क्वायर अपॉन जेड को हम अलग लिख देते हैं, और ये जो पूरी कहानी है कौन सी वाली, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई। ये जो m है ये इलेक्ट्रॉन का मास है ना, ये जो m है ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। इसको हम क्या नाम देते हैं, ए नॉट। और अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा हो तो इसको फिर हम क्या लिखते हैं, 0.529। और आप बोलते भी हो कि हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें जो उसकी रेडियस आती है वो 0.529 के बराबर आती है। तो ये जो वैल्यू होती है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग में आती है, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग में आती है। तो ये वैल्यू ध्यान रखना। ये वैल्यू मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसका यूज करके बताऊंगा कि एनर्जी की वैल्यू निकली कैसे, ठीक है। अब मैं यहीं से चल रहा हूँ। अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो सम है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर अपॉन r से यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू बनती है, वो बनती है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn, ये वैल्यू बनती है। और rn की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं, ये वाली जो हमें दी गई है। तो rn की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है एनर्जी की, जो मैंने यहाँ लिखी है। तो ये इतना सारा जो मैंने किया है तुम्हें समझाने के लिए किया है कि ये ऐसे आ रहा है, बाकी तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसको हम आगे भी देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ये एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये एच कट के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर एच कट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये लिख रहा हूँ मैं माइनस एम, यहाँ जो m मैं लिख रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन का मास है, me पावर 4 और अपॉन 2h कट स्क्वायर, ठीक है। और क्या आएगा, यहाँ इसको मैंने ऐसे अलग कर दिया, ये आ गया जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये me पावर 4 अपॉन 2h कट स्क्वायर, ये आगे जाके हमें एक वैल्यू देगा जिससे हम रेडबर्ग कांस्टेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। n जो होता है ये n, ये जो z होता है z, ये z होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो n होता है ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से इसकी वैल्यू चलेगी। तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। और इस एनर्जी की वैल्यू को फिर आप सॉल्व करते हो। जब ये चीज़ सॉल्व होती है तो यहाँ से सॉल्व होकर ये वैल्यू निकलती है कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से आप एनर्जी की वैल्यू ये भी बनाते हो, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ये वैल्यू के साथ भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते रहते हैं, है ना।
डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आप देखो ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है जेड स्क्वायर के, ई एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है किसके, एन स्क्वायर के। तो बहुत सारे कंपैरिजन के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। अब यहाँ अगर मैं कहूँ कि एक कोई स्टेट है एन आई और एक कोई स्टेट है एन एफ, तो उसमें ट्रांजिशन हो रहा है, इनिशियल से फाइनल में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, या तो एमिट होगी और या फिर एब्जॉर्ब होगी। भाई नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी एमिट होगी। कुल मिला के एनर्जी का ट्रांजिशन होगा जब भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर घूमेंगे। तो अगर मैं कहूं कि इफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम एन टू एन एफ स्टेट, इफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम Ni टू NF स्टेट, Ni का मतलब है इनिशियल स्टेट, NF का मतलब है फाइनल स्टेट। तो डेल्टा ई यानी कि एनर्जी में चेंज आएगा, वो क्या लिखेंगे, EF माइनस EI। तो EF जो माइनस है, ये माइनस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, इसको लिखूंगा माइनस ME पावर 4, ये E पावर 4 है ना, ये अपॉन 2H कट स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 1 अपॉन NF स्क्वायर क्योंकि फाइनल है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा ME पावर 4, ये जेड स्क्वायर अपॉन ये 2H कट स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 अपॉन NI स्क्वायर। यानी कि इसको रीअरेंज करके हम लिखें तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा ME पावर 4 अपॉन 2H कट स्क्वायर। डेल्टा E की जब वैल्यू निकाल रहे होगे तो कॉमन कितना आ जाएगा, ME पावर 4 अपॉन 2H कट स्क्वायर कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर ये हो गया, यहाँ से बन जाएगा 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि E बराबर क्या होता है, एच न्यू, डेल्टा E बराबर एच न्यू, तो यहाँ से हम लिख लेंगे एच न्यू। तो एच न्यू इक्वल्स टू ME पावर 4 अपॉन 2H कट स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया 1 अपॉन NI स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन NF स्क्वायर, ये बन गया यहाँ से। अब न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लेमडा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो न्यू है, न्यू फ्रिक्वेंसी बराबर होती है C अपॉन लेमडा, क्योंकि C बराबर क्या होगा, न्यू लेमडा होगा। भाई लेमडा क्या है, लेमडा है एक डिस्टेंस, लेमडा एक डिस्टेंस है, और न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, जो कि टाइम का उल्टा होता है। तो लिख मैं वही रहा हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर उसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। तो यहाँ से बन जाएगा HC अपॉन लेमडा इक्वल्स टू, ये हो गया ME पावर 4 अपॉन 2H कट स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये बन गया 1 अपॉन NI स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन NF स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला बना। अब मेरे को सिर्फ वैल्यू चाहिए किसकी, 1 अपॉन लेमडा की। तो 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू मैं निकालूँ तो ये HC को नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा ME पावर 4 अपॉन ये बना 2H कट स्क्वायर, ये HC यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया जेड स्क्वायर, ये बना 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। तो ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये वाली जो वैल्यू दिख रही है, इसको बोला जाता है R। R का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, R। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ H कट लिखा है, H कट की वैल्यू यानी कि H बार भी बोलते हैं इसको, इस H बार की वैल्यू लिख दो आप H अपॉन 2 पाई, तो ये फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कुल मिला के ये बेसिक सी चीज़ है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये R है, R क्या होता है, ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर, है ना, पर मीटर, यहाँ लिख देता हूँ 10 पावर 7 पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है पर मीटर। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट बन जाता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडबर्ग कांस्टेंट, तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट है और ये उसकी वैल्यू 1.07। तो यहाँ से 1 अपॉन लेमडा बन गया। 1 अपॉन लेमडा को आप न्यू प्राइम भी लिख सकते हो, है ना, न्यू प्राइम। इस 1 अपॉन लेमडा को वेव नंबर भी बोलते हैं, न्यू प्राइम, और ये न्यू प्राइम किसके बराबर हो गया, RZ स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। अब ये है तो बहुत आसान, आप लोगों ने ये 12th क्लास में भी पढ़ा है, फिर ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तो ये आसान सी चीज़ है, बहुत कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग ना कर सको। इसी तरह से अगर आपको एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो एनर्जी का डिफरेंस आप सीधा वैसे भी लिख सकते थे, कैसे, -13.6 और फिर यहाँ से बनता क्या, 1 अपॉन, ये बन जाता NI स्क्वायर और ये माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है ना। अगर आपको एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हो।
अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एनर्जी आ गई हमारे पास, वेव नंबर आ गया। यहाँ से आप ट्रांजिशन कराते हो तो चार तरह की आप सीरीज बनाते हो, चार तरह की आप सीरीज बनाते हो। एक बनाते हो आप लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, एन आई, उसके लिए जो एन आई की वैल्यू है, एन आई उसकी वैल्यू होती है 1, और एन फाइनल जो होता है वो हो सकता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और लाइमन सीरीज जो होगी वो कौन से रीजन में होती है, ये होती है यूवी रीजन के अंदर। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी रीजन के अंदर होती है, तो लाइमन सीरीज कौन से रीजन के अंदर होती है, यूवी रीजन के अंदर। इसकी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछी जाती है, तो इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप निकालोगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और एक पूछा जाता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा कि ये फॉर्मूला लगा रहे हो आप, 1/λ RZ²। तो इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एन आई यानी कि n1 की वैल्यू होगी 1 और n फाइनल इसकी वैल्यू होगी 2, तो ये लिखा जाएगा 1 - 1/4, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। इसी तरह से इसकी जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालोगे, शॉर्टेस्ट, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकलेगी तो उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में एन आई की जो वैल्यू होगी 1 और एन एफ की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर बन जाएगा 1/λ और RZ², तो ये देगा इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और ये देगा इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अब मैं आपको जो भी रीजंस बताऊंगा, जो भी सीरीज बताऊंगा, तो उसमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का भी बताऊंगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में आप देखना कि जो सीरीज जहां से स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट अगली वाली स्टेज तक तो लॉन्गेस्ट मिलेगा, और इनफाइनाइट तक हमेशा कौन सा जाएगा, शॉर्टेस्ट जाएगा। अब जैसे मैं लाइमन का बनाता हूं, तो लाइमन में मैं ऐसे ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइंस ड्रॉ करी मैंने, ये ऐसे मैंने स्टेट्स बना दी, इसको लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ये लिखा 4। तो अगर 1 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है, 1 से 2, एक ट्रांजिशन ऐसे हो सकता है 3 से 1, एक ट्रांजिशन ऐसे हो सकता है 4 से 1। तो ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं के अल्फा लाइन, जिसमें 2 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है। ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं के बीटा लाइन। इसी तरह से ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं के गामा लाइन, ठीक है, क्या बोलते हैं, के गामा लाइन। तो ये ट्रांजिशन जो है कई बार ऐसे आ जाता है कि के अल्फा ट्रांजिशन हो रहा है। के अल्फा ट्रांजिशन के अलावा ऐसा भी बोला जा सकता है फर्स्ट लाइन। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई फर्स्ट लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई। इसी तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस लाइन में ट्रांजिशन, तो इस लाइन को हम बोलते हैं सेकंड लाइन ट्रांजिशन, सेकंड लाइन ट्रांजिशन। इसी तरह से आपसे बोला जा सकता है थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन हो जाएगी 1 से 4, तो ये थर्ड लाइन ट्रांजिशन। तो ये पूछी सेम चीज जा रही है, वो अलग अलग तरीके से पूछी जाएगी, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एक तो हो गई लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज कौन से रीजन में होगी, ये यूवी रीजन के अंदर होगी। फिर दूसरी आती है हमारे पास कौन सी सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन बामर। तो दूसरी सीरीज आती है हमारे पास बामर सीरीज। तो जब बामर सीरीज की मैं बात करता हूं, तो बामर सीरीज जो होती है वो होती है विजिबल रीजन में, ठीक है। ये बामर सीरीज जो होती है कौन से रीजन में होती है, विजिबल में। ध्यान रखना भैया, पूछा जाता है क्वेश्चन कि बामर कौन से में होगी, लाइमन कौन से में होगी। तो बामर जो सीरीज है वो विजिबल रीजन के अंदर होती है। बामर में जो एन आई है उसकी वैल्यू कहां से होगी, 2 से, और एन एफ की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। इसके लिए जो इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसके लिए इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होगी उसके लिए एन आई की वैल्यू होगी 2 और एन एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। एन एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो इसके हिसाब से जो 1/λ की वैल्यू बनेगी वो बनेगी RZ², ये बन जाएगा 1/4 - 1/9। तो यहां से ये बन जाएगा RZ²/36 और यहां बन जाएगा 5। ये भी आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है। फिर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जब आप बनाओगे, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जब आप बनाओगे, तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मेरे हिसाब से अब ज्ञानी हो चुके होंगे, अब समझदार हो गए होंगे, अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो मेरे बताने के पहले ही आंसर भी लिख दिया होगा। तो एन इज इनिशियल वैल्यू 2 और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ से 1/λ की वैल्यू क्या बन जाएगी, RZ²/4। ये इसके कौन सी वैल्यू हो गई, फाइनल। अब जिस तरह से वहां पर मैंने स्पेक्ट्रम बनाया था, तो यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर कहाँ से चालू होगा, यहाँ 2 से चालू होगा, है ना। तो यहाँ 2 से चालू होगा, तो ये 2 से चालू हो रहा है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये इसकी पहली लाइन हो गई, ये इसकी दूसरी लाइन हो गई, ये इसकी तीसरी लाइन हो गई। तो ये कौन सी लाइन हुई, फर्स्ट, ये कौन सी लाइन हुई, सेकंड लाइन, और ये कौन सी लाइन हुई, इसकी थर्ड लाइन हुई। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको बोलूंगा मैं H अल्फा,
इसकी जो सेकंड लाइन है उसको बोलूंगा मैं एच बीटा, इसी तरह से तीसरी लाइन जो है उसको बोलेंगे हम एच गामा। यहाँ तक क्लियर है? मेरे समझ में यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी की जो 3 सीरीज है वो एक साथ लिख रहा हूँ। तो थर्ड सीरीज आएगी पाश्चन, फिर आएगी हमारे पास ब्रैकेट, और एक सीरीज आएगी हमारे पास पी फंड। तो ये जो सीरीज है पाश्चन सीरीज, ये होगी कौन से रीजन में? इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन। ये सीरीज होगी इंफ्रारेड रीजन, और शॉर्ट में इसको लिखेंगे आई आर। इसी तरह से ये भी आई आर रीजन में होगी, और इसी तरह से ये भी किस में होगी? आई आर रीजन में होगी। इसके लिए जो इसकी रेंज है वो इनिशियल 3 से होगा, और कहाँ तक जाएगा? एन फाइनल कहाँ तक जाएगा? 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसकी जो रेंज स्टार्ट होगी वो 4 से स्टार्ट होगी, और फाइनल कहाँ से जाएगा? 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली पी फंड के लिए एन आई की वैल्यू 5 होगी, और एन फाइनल की जो वैल्यू है वो कहाँ से जाएगी? 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी, लॉन्गेस्ट, अब मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आराम से बता सकते हो, क्योंकि मैंने 2 आपको जो बताए हैं लाइमन पाश्चन, वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी लॉन्गेस्ट के लिए क्या आएगा? एन आई की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और एन एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 4। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं इसकी शॉर्टेस्ट क्या आएगी, तो इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आप क्या बताओगे? एन आई की वैल्यू 3, और एन एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो ये तो किसके लिए हो गया? पाश्चन सीरीज के लिए हो गया, ठीक है। कंपैरिजन पूछे जा सकते हैं आपसे इनके, कि लाइमन का पाश्चन से कंपेयर कर दो, लाइमन की वेवलेंथ, लाइमन की फर्स्ट लाइन को पाश्चन की फर्स्ट लाइन से रेशो निकालो। तो फर्स्ट लाइन का मतलब आप समझ चुके हैं आराम से। इसी तरह से ब्रैकेट, ब्रैकेट की जो फर्स्ट लाइन है या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एन आई कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से, और फाइनल वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 5 तक। सिमिलरली इसका शॉर्टेस्ट आपको निकालना है, तो शॉर्टेस्ट के लिए एन आई की वैल्यू आप लोगे 4, और फाइनल जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी इनफाइनाइट। इसी तरह से आप लिखो पी फंड के लिए, तो पी फंड के लिए जब आप लिखोगे तो लॉन्गेस्ट वैल्यू जो आप लिखोगे, लॉन्गेस्ट वैल्यू, तो लॉन्गेस्ट आप लिखोगे एन आई इक्वल्स टू कितना? यहाँ 5, और एन एफ की वैल्यू क्या लिख दोगे? 6। सिमिलरली एन आई की वैल्यू शॉर्टेस्ट के लिए लिख रहा हूँ यहाँ 5, और एन फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो ये किसके लिए हो गया? शॉर्टेस्ट के लिए हो गया। क्वेश्चन क्या आप बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन जो बताया मैंने कि इनका रेशो पूछा जा सकता है, जैसे फर्स्ट लाइन का, लाइमन की फर्स्ट लाइन का बामर की फर्स्ट लाइन से रेशो बता दो। इसी तरह से आपसे पूछा कि लाइमन की फर्स्ट लाइन का बामर के सेकंड लाइन से रेशो बता दो। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर इजीली पूछे जा सकते हैं, बहुत आराम से बन सकते हैं यहाँ तक, और मेरे समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत भी किसी को आई नहीं होगी। तो एक चीज़ तो ये बन गई यहाँ से, है ना। तो ये हमारे पास एक वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। 1/λ को वेव नंबर भी बोलते हैं, जिसको न्यू बार से लिखा तो वेव नंबर में न्यू बार से लिखना है। एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ये वाला, इसमें हमने क्या किया था? न्यूक्लियस का जो मास है उसको हमने इनफाइनाइट माना था, ठीक है। बट जो न्यूक्लियस का मास है वो फाइनाइट होगा। तो अगर न्यूक्लियस का मास फाइनाइट है तो फिर इस फॉर्मूला में करेक्शन होगा। करेक्शन कैसे होगा वो अब देख लेते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक को बोला जाता है फाइनाइट मास करेक्शन। क्या बोला जाता है? फाइनाइट मास करेक्शन, फाइनाइट मास करेक्शन। तो फाइनाइट मास करेक्शन में क्या करना है? हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियस है, जब हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात की थी कि वो इनफाइनाइट मास का है, बट एक्चुअल में बात करें तो न्यूक्लियस का मास फाइनाइट है। जब वो इनफाइनाइट था तो वो रेस्ट में पड़ा था, वो चल नहीं रहा था। पर जब वो फाइनाइट है तो उसका कुछ मास है, जो कि इनफाइनाइट तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अब इनफाइनाइट मास नहीं है तो वो चीज़ चलने के काबिल है। तो चलने के काबिल है तो इलेक्ट्रॉन तो चल ही चल रहा है, अब यहाँ पर न्यूक्लियस भी चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन पहले चल रहा था तो हमें कोई लफड़ा नहीं था, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब इलेक्ट्रॉन तो चल ही चल रहा है, अब उसके साथ न्यूक्लियस भी चलेगा, तो यहाँ पर पंगा हो जाएगा। तो उस पंगे को सॉल्व कैसे करें? क्योंकि यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई है वो 2 बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई है। तो 2 बॉडी प्रॉब्लम को कन्वर्ट में करने के लिए, 2 बॉडी को सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। तो उस रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, gross structure of H atom, we consider that nucleus has infinite mass, hence it is in rest,
it is in rest. But in actual practice, nucleus has finite mass. Therefore it not longer remains in rest. Nucleus is also in motion with इलेक्ट्रॉन भाई राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसे ही है, तो राइटिंग का देख लेना, इतनी भी गंदी नहीं है कि समझ में ना आए, पर हाँ इतनी अच्छी भी नहीं है, तो राइटिंग मेरी थोड़ा शब्द इधर उधर जाते हैं, बाकी समझ में तुम्हें आ रहा होगा। तो न्यूक्लियस भी किस में, मोशन में है, तो अब ये दोनों मोशन में है, तो ये 2 मास प्रॉब्लम हो गया। हेंस this problem becomes 2 body mass problem। अब ये 2 body mass problem हो गई, और ये 2 body mass problem हो गई, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। हेंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, we use the concept of reduced mass। तो reduced mass का जो concept है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। reduced mass का concept क्या कि mu इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये reduced mass का concept है। तो यहाँ पर हमें 2 मास लेने हैं, एक मास लेंगे हम इलेक्ट्रॉन का और एक मास ले लेंगे हम न्यूक्लियस का। तो यहाँ पर हम 2 मास ले रहे हैं, तो 2 मास को मैं एक को स्मॉल m लिख देता हूँ, एक को कैपिटल M, एक को स्मॉल m लिख दिया, एक को कैपिटल M। तो स्मॉल m जो हो गया वो हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक हो गया हमारे पास कैपिटल M, ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये जो कैपिटल M हो गया ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। तो ये हमें यूज करना है, तो अब हमारा जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बदलेगी। पहले जो हम रेडबर्ग कांस्टेंट लिख रहे थे R इनफाइनाइट when nucleus mass is infinite, when nucleus mass is considered infinite, जब न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट कंसीडर किया जा रहा था तो हम रेडबर्ग कांस्टेंट को लिख रहे थे m⁴ अपॉन 2h कट स्क्वायर और hc। ये m जो लिख रहे थे इलेक्ट्रॉन का मास था, पर अब हम कौन सा मास ले रहे हैं, फाइनाइट मास ले रहे हैं, ठीक है। बट व्हेन, यहां लिख देता हूं, व्हेन न्यूक्लियस मास इज फाइनाइट, व्हेन न्यूक्लियस मास इज फाइनाइट, जब न्यूक्लियस का मास फाइनाइट है तो अब ये फाइनाइट मास को मैंने लिख दिया rm से, और यहां पर जो मैंने लिखा था इसको लिखा था r इनफाइनाइट से, तो इसको लिख दिया rm से, और rm की वैल्यू हो गई म्यू, यहां लिखा था m, ये हो गया μe⁴, यहां लिखा हमने 2h कट स्क्वायर hc, ये एज इट इज लिख दो 2h कट स्क्वायर hc। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करोगे, rm को डिवाइड कर दो किससे, r इनफाइनाइट से, तो rm को डिवाइड कर दो r इनफाइनाइट से, तो rm को डिवाइड करोगे इनफाइनाइट से तो ये बनेगा म्यू अपॉन m, ये m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और डिवाइड हो रहा है किससे, स्मॉल m से, स्मॉल m मर गया, तो यहां से rm अपॉन r इनफाइनाइट, ये किसके बराबर बन गया, ये बन गया कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये कैपिटल M जो है ये किसका मास है, न्यूक्लियस का मास है, तो rm जो हमारे पास बनेगा rm, तो उस rm की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और यहां से हो जाएगा r इनफाइनाइट। तो ये जो आया ये करेक्शन आ गया किसके अंदर, ये करेक्शन आ गया फाइनाइट मास के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं करेक्शन ड्यू टू
ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बहुत काम आएगा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आया हो, और मेरे समझ में मैंने तुम्हें बहुत आसानी के साथ और बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। राइटिंग बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी नहीं है, हो सकता है समझ में ना आए, पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगी। तो होपफुली सब समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।